हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जानिए मृत्यु के बाद क्यों चुरा लिया गया था आइंस्टीन का दिमाग, अब भी जार में रखा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन डेथ एनिवर्सरी। जर्मनी के महान भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टीन ने 18 अप्रैल 1955 को अपने निधन से पहले अपने परिवार से साफ तौर पर कह दिया था कि मैं अपनी मृत्यु के बाद खुद पर किसी भी तरह का अध्ययन नहीं चाहता हूँ। लेकिन उनकी मौत के कुछ घंटों बाद ही एक मेडिकल एग्जामिनर ने शोध के लिए उनका दिमाग चुरा लिया। जर्मनी के महान भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टीन को जब आखिरी समय में अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो उन्हें पता था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अस्पताल पहुंचने पर 76 वर्षीय आइंस्टीन ने डॉक्टर से कहा कि अब मुझे किसी तरह की मेडिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मैं जब चाहूं तब चले जाना चाहता हूं। बनावटी जीवन जीने में कोई आनंद नहीं है। मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूँ। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं पूरी निष्ठा के साथ अब जाना चाहता हूँ। जब 18 अप्रैल 1955 को एल्बर्ट आइंस्टीन की पेट की गंभीर समस्या के चलते मृत्यु हो गई, तो उन्होंने अपने पीछे एक अद्वितीय विरासत छोड़ी थी। घुंघराले बालों वाला वैज्ञानिक 20वीं शताब्दी का प्रतीक बन गया था। महान आर्टिस्ट चार्ली चैपलिन से उनकी गहरी दोस्ती थी। वह उन लोगों में से थे जो सत्तावाद के रूप में फैल रही नाजी जर्मनी से बच निकले और भौतिकी के नए मॉडल का नेतृत्व किया। आइंस्टीन उस दौर में इतने सम्मानित व्यक्ति थे कि उनकी मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद उनके शव से उनका मस्तिष्क चुरा लिया गया था। फिर उनके दिमाग को एक डॉक्टर के घर में जार में रख दिया गया था। हालांकि उनके जीवन और उनके कार्यों को सावधानी से संजोया गया। फिर भी आइंस्टीन की मृत्यु और बाद में उनके मस्तिष्क की विचित्र यात्रा आज भी लोगों को चौंकाती है। सबसे कीमती माना गया आइंस्टीन का दिमाग। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में वुर्टमबर्ग के उल्म में हुआ था। धर्मनिरपेक्ष माता पिता की संतान आइंस्टीन लंबे समय तक सिर्फ एक लक्ष्यहीन मध्यवर्गीय यहूदी युवा थे। इसके बाद उन्होंने 1915 में सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया। इसके 6 साल बाद यानी 1921 में उन्हें भौतिकी के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इससे पहले 5 साल की उम्र में पहली बार कंपास से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्हें कंपास देखकर बहुत आश्चर्य हुआ था। हालांकि इसने उनके मन में ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों के प्रति आजीवन आकर्षण को जन्म दिया। इसके बाद 12 साल की उम्र में उनकी मुलाकात ज्यामिति की किताब से हुई। इसे वह प्यार से अपनी पवित्र छोटी ज्यामिति पुस्तक कहते थे। टीचर ने कहा, तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं होगा। इसी समय के आसपास आइंस्टीन के शिक्षकों ने उनके बारे में कहा था कि तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इसके सबके बाद भी आइंस्टीन की बिजली और प्रकाश को लेकर जिज्ञासा बढ़ती गई। उन्होंने 1900 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट की डिग्री ली। अपनी जिज्ञासु प्रकृति और अकादमिक पृष्ठभूमि के बावजूद आइंस्टीन को शोध के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। वर्षों तक बच्चों को ट्यूशन देने के बाद एक दोस्त के पिता ने आइंस्टीन को बर्न में एक पेटेंट कार्यालय में क्लर्क के पद के लिए सिफारिश की। नौकरी मिलने के बाद आइंस्टीन ने अपनी प्रेमिका से शादी की, जिनसे 2 बच्चे हुए। इस बीच आइंस्टीन अपने खाली समय में ब्रह्मांड के बारे में सिद्धांत तैयार करते रहे। आइंस्टीन के सवाल और चैपलिन के जवाब। भौतिकी समुदाय ने शुरू में उनकी उपेक्षा की, लेकिन उन्होंने सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लेकर ख्याति हासिल करनी शुरू कर दी। आखिर में उनको सफलता मिली और 1915 में उन्होंने सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत को पूरा किया। उन्हें दुनिया भर में एक महान विचारक के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो गया। शिक्षाविदों और हॉलीवुड की मशहूर हस्तियों के साथ उनकी गहरी मित्रता होने लगी थी। चार्ली चैपलिन ने एक बार उनसे कहा था, लोग मेरी सराहना करते हैं क्योंकि हर कोई मुझे समझता है। वहीं लोग आपकी सराहना करते हैं क्योंकि कोई भी आपको समझ नहीं पाता है। आइंस्टीन ने उनसे पूछा कि लोग मुझ पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? चैपलिन ने उत्तर दिया, कुछ नहीं। आइंस्टीन को क्यों छोड़ना पड़ा था जर्मनी? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो आइंस्टीन ने जर्मनी के राष्ट्रवाद का सार्वजनिक तौर पर विरोध किया। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो आइंस्टीन नाजियों के उत्पीड़न से बचने के लिए अपनी दूसरी पत्नी एल्सा आइंस्टीन के साथ अमेरिका चले गए। साल 1932 तक मजबूत होते नाजी आंदोलन ने आइंस्टीन के सिद्धांतों को यहूदी भौतिकी के तौर पर ब्रांडेड कर दिया था। वहीं जर्मनी ने उनके काम की निंदा करनी शुरू कर दी थी।
हालांकि न्यू जर्सी में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी ने आइंस्टीन का स्वागत किया। यहाँ उन्होंने काम किया और 2 दशक बाद अपनी मृत्यु तक दुनिया के रहस्यों पर चिंतन किया। एल्बर्ट आइंस्टीन का निधन कैसे हुआ? अपने अंतिम दिन आइंस्टीन इजरायल की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक टेलीविजन कार्यक्रम के लिए भाषण लिखने में व्यस्त थे। इसी दौरान उन्हें पेट में किसी गंभीर समस्या का अनुभव हुआ। उन्हें ए नाम की पेट की गंभीर समस्या हुई थी। इसमें शरीर की मुख्य रक्त वाहिका भी फूलकर फट जाती है। आइंस्टीन ने पहले भी इस तरह की स्थिति का अनुभव किया था और 1948 में इसे ऑपरेशन कराकर ठीक करा लिया था। इस बार उन्होंने ऑपरेशन कराने से इनकार कर दिया। विवादों में क्यों रही आइंस्टीन की मौत? जब एल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु हुई तो कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि उनके निधन का कारण सिफिलिस से जुड़ा हो सकता है। आइंस्टीन के मित्र रहे एक डॉक्टर के अनुसार ये सिफिलिस के कारण ही बढ़ी थी। हालांकि आइंस्टीन के शरीर या मस्तिष्क में उनकी मृत्यु के बाद की गई ऑटोप्सी में सिफिलिस का कोई सबूत नहीं मिला था। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी बहुत ज्यादा धूम्रपान करने की आदत के कारण उनकी मृत्यु हुई। एक अध्ययन के मुताबिक धूम्रपान करने वाले पुरुषों में ये की आशंका 7.5 गुना ज्यादा हो जाती है। लाइफ पत्रिका ने क्यों नहीं छापी तस्वीरें? लाइफ पत्रिका के पत्रकार राल्फ मॉज याद करते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके घर के बाहर आम लोगों और मीडिया की भीड़ लग गई थी। फिर भी वह उनके घर के अंदर कुछ खास तस्वीरें लेने में कामयाब हो गए थे। उन्होंने किताबों से भरी उनकी अलमारियों की तस्वीरें ली। फिर एक बोर्ड पर लिखे समीकरणों और मेज पर बिखरे नोट्स की तस्वीरें भी खींची। हालांकि लाइफ पत्रिका को मॉज की ली गई तस्वीरों को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल एल्बर्ट के बेटे हांस एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने परिवार की गोपनीयता का सम्मान बनाए रखने के लिए पत्रिका से अनुरोध किया था। लाइफ पत्रिका ने आइंस्टीन के परिवार की इच्छाओं का सम्मान किया और तस्वीरों को प्रकाशित नहीं किया। निधन के बाद चुराया गया उनका दिमाग। आइंस्टीन के निधन के कुछ घंटों बाद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वे ने परिवार की मंजूरी के बिना उनका दिमाग निकाल लिया और अपने घर ले गए। डॉक्टर हार्वे का कहना था कि दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के मस्तिष्क का अध्ययन करना जरूरी है। आइंस्टीन की अपने शरीर के किसी भी परीक्षण की मनाही के बाद भी उनके बेटे हांस ने डॉक्टर हार्वे को उनका काम करने दिया। दरअसल हांस का मानना था कि डॉक्टर हार्वे जो करना चाहते हैं वो दुनिया की भलाई के लिए जरूरी है। हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग की दर्जनों तस्वीर खींची। दिमाग के क्यों किए गए थे 240 टुकड़े? डॉक्टर हार्वे ने तस्वीरें लेने के बाद आइंस्टीन के दिमाग को 240 टुकड़ों में काट दिया। इनमें से कुछ को उन्होंने अन्य शोधकर्ताओं को भेजा। डॉक्टर हार्वे ने 90 के दशक में आइंस्टीन की पोती को आइंस्टीन के दिमाग का एक हिस्सा उपहार में देने की कोशिश की। हालांकि उनकी पोती ने ये तोहफा लेने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि डॉक्टर हार्वे ने उनके मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को एक साइडर बॉक्स में दूसरे शोधकर्ताओं तक पहुंचाया था, जिसे उन्होंने बियर कूलर के नीचे रखा था। डॉक्टर हार्वे ने 1985 में आइंस्टीन के दिमाग पर एक पेपर प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने लिखा कि ये दिमाग औसत मस्तिष्क से अलग दिखता है, इसीलिए अलग से तरह से काम भी करता है। डॉक्टर हार्वे के काम पर उठते रहे सवाल। आइंस्टीन के दिमाग पर बाद के अध्ययनों ने इन सिद्धांतों का खंडन किया। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि डॉक्टर हार्वे का काम सही था। इस बीच हार्वे ने 1988 में अक्षमता के लिए अपना मेडिकल लाइसेंस खो दिया। आइंस्टीन के मस्तिष्क को इस उदाहरण से समझने की कोशिश की जा सकती है कि उन्होंने एक बार प्रिंसटन विश्वविद्यालय के कार्यालय के ब्लैकबोर्ड पर लिखा था, Not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts. आइंस्टीन के दिमाग को फिलाडेल्फिया के म्यूटर म्यूजियम में देखा जा सकता है।